Hi friends, you all are welcome to my YouTube channel Juken Aspirants. So guys, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अभी आपका प्रीलिम्स भी पोस्टपोन होकर 15 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जा रहा है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। सो जैसे कि हमने 500 MCQs की सीरीज़ फॉर ईच सब्जेक्ट स्टार्ट की थी, सो दिस इज़ अवर सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इसी चैनल जुकेन एस्पिरेंट्स पे, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, इसमें हम अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने लक्ष्मीकांत बुक के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के MCQs डिस्कस किए थे। इसमें हम चैप्टर 3 साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 4 प्रीएम्बल, चैप्टर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, चैप्टर 6 सिटीजनशिप, चैप्टर 9 फंडामेंटल ड्यूटीज, चैप्टर 10 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 11 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 और 8 के जो MCQs हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो वाले चैप्टर के हैं लेंथी, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, ठीक है। सो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने लक्ष्मीकांत बुक से जिस सारे के सारे चैप्टर्स एक बार रीड आउट कर लिए होंगे, ठीक है। सो मेरे साथ साथ आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने की ट्राई करना। And this series is not only important for JK PSC aspirants only. This series also important for other state PSC and UPSC aspirants also, because pattern and syllabus are same. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इनको लाइक कर सकते हैं और कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले और मैं भी और मोटिवेट होके और मोर वीडियोस अपलोड करूं। और साथ साथ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बोलिए नॉट, ठीक है। मैंने आपको सबको बोला था कि जो की वर्ड्स होती हैं उनको क्या करना होता है, सर्कल, ठीक है, नॉट। तो सर आप भी इस क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई करना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है और हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अनरिटन नहीं है, ब्रिटेन का क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन क्वासी जुडिशियल फेडरल, यस हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है उस टाइम पे फेडरल फॉर्म कन्वर्ट होके किस में हो जाती है, कन्वर्ट यूनिटरी फॉर्म में, ठीक है। उस टाइम पे जितनी भी स्टेट की पावर्स होती हैं वो किसके हाथ में चल जाती हैं, यूनियन गवर्नमेंट के, ठीक है। सो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी कंप्लीटली स्ट्रिक्टली फेडरल है, नो, हमारी क्या है, क्वासी जुडिशियल फेडरल, यस ये भी क्या है हमारा राइट। देन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यस हमारी क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है, नॉट हमारी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहाँ पे है, अमेरिका में, ठीक है। तो ये भी क्या है, राइट। तो हमारा जो हमने पूछा नॉट साइलेंट फीचर, तो इसका आंसर क्या होगा, सी कमिटेड जुडिशरी, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है, नॉट कमिटेड। कमिटेड क्या होता है कि किसी एक यूनियन गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ क्या होती है कि वो जुडिशरी क्या है, कमिटेड, ठीक है। सो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, सी, ठीक है। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। Question number 52. Consider the following statements. The silent features of the Indian Constitution provide for single citizenship. क्या सिंगल सिटीजनशिप है होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के लिए, यस हमारे इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है और यूनियन की क्या होती है, अलग सिटीजनशिप। तो हमारे इंडिया की क्या है, सिंगल, ठीक है। देन स्ट्रिक्टली फेडरल, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि स्ट्रिक्टली फेडरल नहीं है। जब प्रेसिडेंट रूलिंग, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो ये क्या हमारा रॉन्ग, ठीक है। देन यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का यूनिक ब्लेंड है, यस, क्योंकि कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जिनको कि सिंपल मेजॉरिटी से हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम क्या, हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो हमारा क्या है, यूनिक ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये हमारी क्या है, राइट स्टेटमेंट। सो अवर राइट आंसर इज सी। तो अभी आपका
होमवर्क क्या रहेगा कि आप मुझे बताओगे कि कौन से प्रोविजंस को हम सिंपल मेजॉरिटी के साथ अमेंड कर सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जिनको हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक, कमेंट में आप टाइप करेंगे। ओके। 53. Consider the following statements. The Indian Constitution is unwritten constitution or written constitution? आप सभी को पता है कि क्या है written, तो 2 हमारा ठीक है, 1 क्या है wrong, so B ऑटोमेटिकली क्या होगी रॉन्ग। देन लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यस, ये मैंने आपको प्रीवियस जो इसका पार्ट बना ना उसमें मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया। ठीक है, तो आप उसको वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है। सो 3 यस, जी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ज़्यादातर प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो इसको भी क्या है राइट स्टेटमेंट। ठीक है। देन 4th, ए गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें गिफ्ट दिया है। ब्रिटेन कौन होता है हमें गिफ्ट देने वाला, हमने तो खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है। सो ये क्या है, ये क्या हमारी रॉन्ग, तो 4 रॉन्ग। देन सी इज द राइट आंसर, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 54, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सेकुलरिज्म इन इंडिया। ठीक है, सेकुलर, ठीक है, तो हमारे इंडिया क्या है सेकुलर, इसका क्या मीनिंग होता है। द सेकुलरिज्म मीन्स द स्टेट मीन्स इंडिया। इधर स्टेट का क्या मतलब है, पूरी की पूरी कंट्री हैज़ नो रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन ऑफ द स्टेट। यस, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी रिलीजन को अपना रिलीजन नहीं रिकॉग्नाइज करना किसी भी कंट्री के द्वारा। तो हमारे इंडिया ने में कोई भी रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हमारी राइट स्टेटमेंट। सेकुलरिज्म मीन्स दैट स्टेट ट्रीट्स ऑल दी रिलीजन्स इक्वली। जैसे हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है कंट्री के स्टेट के द्वारा, तो ये भी क्या है राइट। ठीक है। देन सेकुलरिज्म मीन्स दैट स्टेट रेगुलेट्स रिलेशन ऑफ मैन विद गॉड। नो, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं होता है सेकुलरिज्म, मतलब कि जैसे वेस्टर्न कंसेप्ट है। तो अभी मैं ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हमारी कौन सी होगी, ए इज द राइट आंसर। देखो 2 कंसेप्ट हैं, एक है वेस्टर्न कंसेप्ट। वेस्टर्न कंसेप्ट में क्या बोलते हैं, जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड, इनमें क्या है कि रिलीजन को बिल्कुल ही सेपरेट करके रखा होता है स्टेट से, कोई इंटरफेरेंस नहीं करी जाती। लेकिन हमारे इंडिया का कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई किसी रिलीजन में कुछ चीज़ गलत हो रही है तो तब स्टेट इंटरफेयर कर सकती है। जैसे साबरीमाला केस, ठीक है, टेम्पल केस हुआ था ना, ठीक है, तो उसमें स्टेट ने इंटरफेयर किया था। तो अब आप मुझे बताओगे कि और कौन कौन से केसेस ऐसे थे जिसमें कि स्टेट ने इंटरफेयर किया था। ठीक है, तो और आप मुझे कमेंट में ये भी बताओगे कि साबरीमाला टेम्पल केस क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द पेयर्स इन नॉट करेक्टली मैच। नॉट पूछा है, ठीक है, और ये दिए हमें शेड्यूल्स। कितने शेड्यूल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 12, लेकिन ओरिजिनल कितने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, तब थे 8। ठीक है, तो हमें पूछा कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए शेड्यूल्स को ट्रिक लर्न करने के लिए एक ट्रिक होती है। ठीक है, कौन सी ट्रिक है वो, कि टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, T मीन्स टेरिटरी, E मीन्स अमूलमेंट्स, A मीन्स ओथ एंड अफर्मेशंस, R मीन्स कितनी सीट्स राज्यसभा को मिली हैं, S मीन्स शेड्यूल एरियाज, O मीन्स अदर शेड्यूल एरियाज। ठीक है, अदर शेड्यूल एरियाज में कितनी स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स। ठीक है, 4 स्टेट कौन कौन सी है, असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। ठीक है, देन O मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस, L मीन्स लैंड रिफॉर्म्स, D मीन्स एंटी डिफेक्शन लॉ, P मीन्स पंचायत एंड M मीन्स म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस कौन से में थे, 8th शेड्यूल ही था। ठीक है, राइट, लैंग्वेजेस कौन सी थी, 8th शेड्यूल। देन ओथ एंड अफर्मेशन, देखो ओथ एंड अफर्मेशन इन्होंने बोला है 2nd शेड्यूल, लेकिन ओथ एंड अफर्मेशन 2nd शेड्यूल नहीं था, ये कौन सा था हमारा 3rd शेड्यूल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया रॉन्ग। ठीक है, ये वाली होगी रॉन्ग। देन एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होती है, राज्यसभा, तो ये भी क्या था हमारा 4th शेड्यूल में ही था। प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो ये हमारा 10th शेड्यूल में ही था। तो हमें रॉन्ग पूछा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी। ओके। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स 7th शेड्यूल। ठीक है, तो अभी हमने ट्रिक देखी, ठीक है, उसी ट्रिक से हम करेंगे 7th शेड्यूल को हमें बताना। इट कंटेन्स लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस हमने कौन सी शेड्यूल में देखी, 8th शेड्यूल, तो ये नहीं हो सकता। देन इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज था 6th शेड्यूल में, तो ये भी नहीं हो सकता, जिसमें मैंने आपको 4 स्टेट्स
कौन कौन सी थी? असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। देन इट कंटेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कौन से है? 7th शेड्यूल में, यूनियन और स्टेट में। इसमें क्या था? 7th शेड्यूल में क्या था? हमारी एक यूनियन लिस्ट होती है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, एक स्टेट लिस्ट होती है जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और एक होती है हमारी कंकरेंट लिस्ट जिसमें कि यूनियन और स्टेट दोनों के दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, सो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? सी। तो हम डी भी देख सकते हैं, सैलरी एंड अम्यूलमेंट्स, जी हमने किस में देखा था? 2nd शेड्यूल में। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चन, और ये जितने चैप्टर्स मैंने अभी चूज किए हैं ना इस वीडियो के लिए, ये सारे इसमें बेसिक क्वेश्चन ही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, मैच लिस्ट 1। इसमें हमें क्या दी है? लिस्ट, लेकिन इसमें हमें शेड्यूल्स दिए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या? 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th और 6th शेड्यूल दिया है। ठीक है, तो हमें ट्रिक पता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने दिया 9th कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या है? L, तो L क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। 9 शेड्यूल किस पे आएगा? लैंड रिफॉर्म्स। तो A किसके साथ आएगा? 2 के साथ, तो A जो 2 नहीं है उसको कर दो कट। ठीक है, देन 10th शेड्यूल किस पे था? D। 9 10 डिफेक्शन ला, एंटी डिफेक्शन ये देखो, तो 10th किस में साथ आ गया? प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो V आ गया 5, तो हमारा राइट आंसर आ गया V। ओके, C है 1 के साथ, C क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और M क्या है? म्यूनसिपैलिटी। 6th शेड्यूल कौन सा था हमारा? O। ठीक है, अदर ट्राइबल एरियाज। तो 6th शेड्यूल आ गया हमारे साथ 3 प्रोविजंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ठीक है ना, कितना इजी शेड्यूल से बस इतनी सी ट्रिक आपको लर्न होगी तो कितने सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? सॉल्व। और एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आया होता है शेड्यूल्स के रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, द 2nd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोविजंस एज टू हु अमंग द फॉलोइंग। हमने अभी पढ़ा था कि 2nd शेड्यूल किसके साथ रिलेट करता था? वो करता था अमूलमेंट्स। ठीक है, कितनी कितनी मिलती हैं उनको, प्रिविलेजेस क्या क्या मिलती हैं, तो किस किस को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, CAG या चेयरमैन ऑफ UPSC। तो देखो, तो ये जो 2nd शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या प्रोविजंस किसके रिलेटेड कंटेन करता है? अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और अम्यूलमेंट्स। लेकिन किस किस के रिलेटेड, कि कितने अलाउंसेस मिलेंगे, कितने प्रिविलेजेस मिलेंगे, कितनी अम्यूलमेंट्स मिलेंगी? एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नर्स होते हैं हमारे स्टेट्स के, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के स्पीकर और ड्यूटी स्पीकर। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा के चेयरमैन और ड्यूटी चेयरमैन, एंड ऐसी स्टेट की जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उसको स्पीकर और उनका ड्यूटी स्पीकर। ठीक है, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके चेयरमैन और ड्यूटी चेयरमैन। ठीक है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और CAG। ठीक है, बस इनके अलावा किसी और के लिए इधर प्रोविजंस नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो ना ही प्राइम मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, ना ही कोई MPs है, ना MLAs। ठीक है, इनका आपको लर्न करना है कि कौन कौन 2nd शेड्यूल के अंडर आता है। तो यही हमें क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस हमने अभी पढ़ा। स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा की, यस। CAG भी हमने लास्ट में पढ़ा। लेकिन UPSC का कोई चेयरमैन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई चेयरमैन था? नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है उन्होंने यही बोला है कि डज नॉट कंटेन, सो डी इज द राइट आंसर। होप ये आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। 59, which of the following statements about the Constitution of India are correct? Popular sovereignty and adult franchise are the basic features of the Constitution. Constitutions के ये दोनों क्या है? बेसिक फीचर्स। जैसे बेसिक फीचर्स की डेफिनेशन कब आई थी? डेफिनेशन ही आई थी केशवानंद भारती केस 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट हर चीज़ को अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वो अमेंड नहीं कर सकती। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी और एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे क्या है? बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो ये क्या हमारी राइट स्टेटमेंट। Then the Constitution contains provisions regarding the division of power between center and state। जैसा हमने अभी देखा था ना 7th शेड्यूल में कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या हुआ है? डिवाइड हुई है पावर्स। तो ये भी हमारी क्या है? राइट स्टेटमेंट। देन थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स। जैसे सेंटर ने रिकॉग्नाइज किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है कि सिविल जितने भी राइट्स हैं या इकोनॉमिक जितने भी राइट हैं उनमें क्या है? इंटरडिपेंडेंस। तो ये भी हमारी क्या है? राइट स्टेटमेंट।
देन द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस डायरेक्ट कंट्रोल बाय द पीपल। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो रेफरेंडम इनिशिएटिव या रिकॉल के थ्रू पीपल क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्या होती है जी रेफरेंडम इनिशिएटिव और रिकॉल? रेफरेंडम मीन्स कि जो आम आदमी है, जो कॉमन पीपल है, वो रेफरेंडम के थ्रू, रेफरेंडम मीन्स कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट ने बनाया है तो पीपल खुद उसको डिसअप्रूव कर सकते हैं कि नहीं ये लॉ गलत बनाया तो इसको इनवैलिड बोल दो। ऐसा हमारे इंडिया में होता है? नहीं, वो पार्लियामेंट ही इनवैलिड कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। इनिशिएटिव क्या होता है, जितने भी वोटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं लॉ में, मीन्स वो बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन हम में ऐसे नहीं होता है, इंडिया में सिर्फ मिनिस्टर्स ही पार्लियामेंट में विल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉट कॉमन पीपल, ठीक है। तो ये भी नहीं है। और रिकॉल क्या होता है कि कोई भी अगर इलेक्टेड ऑफिशियल है जो, ठीक है, उसको कॉमन पीपल रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, ऐसे नहीं कि कोई भी बीच में हम पीपल क्या करेंगे कि इसको हटाओ, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता। इलेक्शन जब होंगे उसके बाद वो हटा सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, देन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, मैथ लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। हमें प्रोविजंस दिए हैं और हमें बताया कि कौन कौन इनका सोर्स क्या है, हमने कहाँ कहाँ से ये वाले प्रोविजंस लिए हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स तो सबको पता होता है, कहाँ से लिए हैं हमने, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, V with 3 तो फर्स्ट और ए और डी तो कैंसिल हो गए, ठीक है। देन हम सभी को पता होता है कि डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से, D with 1, तो डी तो 1 के साथ ही है, ठीक है। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम ये किस कहाँ से लिया हमने, यूके मीन्स ब्रिटेन, ठीक है। तो सी किसके साथ आ गया, 2 के साथ, C with 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो एमरजेंसी प्रोविजंस हमने दी हैं, लिए हैं जर्मनी से। तो जितने भी ये प्रोविजंस हमने कौन कौन से सोर्स से, कौन कौन सी कंट्री से लिए हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए, ओके। जैसे ये प्रोविजंस है, ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आता है। तो अच्छा है कि आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, डीपीएसपी, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट। Question number 61, the sequence in which the given terms are mentioned in the preamble of the Constitution of India। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रियम्बल है उसमें जो टर्म्स दी गई हैं, ये 5 टर्म्स, इनको कैसे सीक्वेंस में मेंशन है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे मेंशन है, देखो, सबसे पहले है सोवेरेन, देन सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रियम्बल को एक बार आप अच्छे से जरूर पढ़ना कि ये जस्टिस कौन कौन सी जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। लिबर्टी कौन सी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े डीप में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 62, मैं लिस्ट दिए हैं और हमें पूछा कि कौन सी करेक्ट आंसर क्या है इसका, ठीक है। तो सबसे जो प्रियम्बल में जो हमने ये टर्म्स रीड की, ठीक है, इन टर्म्स का क्या क्या मीनिंग है। सबसे पहले रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट ए हेरिडरी मोनार्क। यस, रिपब्लिक मीन्स कि जो स्टेट का जो हेड होगा वो क्या होगा, इलेक्टेड, नॉट हेरिडरी, जैसे कि इंग्लैंड में है। देन सेकुलर को क्या होता है, स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन, ऐसे स्टेट रिलीजन, जी हमने पीछे भी देखा, ठीक है। तो A with 1, B and 2, A with 1, B with 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। सी के डेमोक्रेटिक क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो अथॉरिटी मिली है वो कहाँ से मिली है, बिल ऑफ द पीपल। देन सोवरेन का क्या मतलब होता है कि स्टेट यू वो फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इनके मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमें बताया है कि बोला है कि करेक्ट आर्डर बताओ कि कैसे कैसे ये मेंशन है प्रियम्बल में। इक्वलिटी, पहले इक्वलिटी मेंशन है, या लिबर्टी मेंशन है, जो जस्टिस, जो फ्रेटर्निटी, जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तभी मैंने आपको बोला था कि प्रियम्बल को एक बार अच्छे से रीड करना, ठीक है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले क्या मेंशन है हमारे पास, जस्टिस, देन लिबर्टी, देन इक्वलिटी, ठीक है, देन फ्रेटर्निटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, 3 to 1 कौन से है, बी में। तो देन
फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नो, जो प्रीएम्बल है वो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें कि ये बोला था कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रॉन्ग। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट नाइदर कन्फर्म्स एनी पावर नॉर इम्पोजेस एंड ड्यूटी। नो, ठीक है, तो ये भी क्या होगी, रॉन्ग स्टेटमेंट। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कैन वी यूज, और प्रीएम्बल को हम यूज कर सकते हैं इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजंस, जो अदर प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर हमें एम्बिग्यूटी होती है। ठीक है, तो यस, अगर हमें एम्बिग्यूटी के टाइम अगर हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा प्रोविजन ठीक है, क्या हमें फंडामेंटल राइट्स को देखना चाहिए या फिर डीपीएसपीस को देखना चाहिए या फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन सा प्रोविजन अगर एम्बिग्यूटी है तो उस टाइम पे हम किसको यूज कर सकते हैं, प्रीएम्बल को। तो यस, सी इज द राइट आंसर। डी भी देख सकते हैं कि ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कम्स पावर्स एंड इम्पोज ड्यूटीज। नो, ड्यूटीज इम्पोज नहीं करता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो ओरिजिनल प्रीएम्बल था उसमें ये तीनों वर्ड्स नहीं थे। ठीक है, तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ये तीनों वर्ड्स इंसर्ट किए गए थे प्रीएम्बल में, वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946। Then 66, the philosophical postulates of the Constitution of India are based on, जो philosophical postulates हैं Constitution of India के, वो किस पे बेस है, नेहरू रिपोर्ट पे। नो, महात्मा गांधी का आर्टिकल है जो इंडिपेंडेंस इन जंग इंडिया। नो, इंडियन INC रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नहीं, तो आंसर है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको कि हम प्रीएम्बल बोलते हैं जी। इसी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल, जो कि पंडित नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो फिलोसफिकल पोस्टुलेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू 1947। 67, which one of the following terms are not included in the unity of Trinity। जो ट्रिनिटी तीन वर्ड्स दिए थे किसने, BR अम्बेडकर ने, कंक्लूडिंग स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली। तो कौन कौन सा था, यूनिटी भी है, इंटीग्रिटी भी है, फ्रेटर्निटी भी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो आंसर इज सी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इन्होंने पूछा नॉट। 68, the term economic justice in the preamble to the Constitution of India is a resolution for economic justice से क्या मीनिंग है। ठीक है, क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, चीफ जस्टिस टू दी पुअर पीपल। पुअर पीपल को चीफ जस्टिस ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, रेवोल्यूशन भी लाना मकसद नहीं है कोई। ठीक है, तो इकोनॉमी इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये भी इतना नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इकोनॉमिक जस्टिस से मतलब है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए वेल्थ, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, किसी भी हर एक पर्सन को ये राइट है कि उसको वेल्थ मिले। ठीक है, तो 68 का क्या है, ए इज द राइट आंसर। 69, the text to the preamble of the constitution aims to secure, क्या एम है, ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना, इंडिविजुअल के फंडामेंटल ड्यूटीज को, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। टू सी द राइट आंसर। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस भी नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 70, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमें पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। जितनी भी स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स, अगर उनकी जो बाउंड्रीज अभी हैं उनको अगर चेंज करना हो तो किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास। यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। जैसे अभी 2019 में जम्मू कश्मीर को अलग ड्यूटी बनाया और लद्दाख को अलग ड्यूटी बनाया था, ये भी किसने किया था, पार्लियामेंट ने। ठीक है, थ्रू इसी पावर से। देन ए बिल जो कि बाउंड्रीज, जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं, अगर उनको चेंज करना हो तो वो वाला बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ओनली इंट्रोड्यूस इन दी राज्यसभा। नो, हम इसको लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा है ओनली एंड ओनली ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, ये ठीक है कि प्रेसिडेंट की पहले रिकमेंडेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही बिल को हम लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या, आधी स्टेटमेंट ठीक है लेकिन आधी गलत है। सो
पूरी की पूरी क्या होगी हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट। सो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ए, 1 ओनली इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड, आर देयर बाउंड्रीज अल्टर्ड बाई, कैसे अल्टर चेंज कर सकते हैं हम जो स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं। द यूनियन पार्लियामेंट करती है बाई सिंपल मेजॉरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। जैसे सिंपल मेजॉरिटी से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ दी हाउसेस, और कंसेंट चाहिए कंसर्न स्टेट्स का, ऐसा भी कुछ नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेगी यूनियन गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं है। तो कैसे कर सकती है यूनियन गवर्नमेंट, बाई ए सिंपल मेजॉरिटी। ओके, ए इज द राइट आंसर। एंड कौन से आर्टिकल के थ्रू वो अमेंड कर सकती है, बाकी जितने भी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन को वो कैसे अमेंड होती हैं, आर्टिकल 368। लेकिन ये जो स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करने का जो प्रोसीजर है ये किसमें, कौन से आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 3। ठीक है, तो याद रखना यही क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में हमें नेगेटिव मार्किंग दिलाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से अटेम्प्ट करना है। 51 ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। 280 क्या है, फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड। ठीक है, तो वी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 73, इन 1953 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने अनाउंस किया था, एक कमीशन बनाया था, किसके बेसिस पे कि वो स्टडी करें क्या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 1953 में जो कमीशन बना था, 3 कमीशंस बने थे। ठीक है, तो उसका जो चेयरमैन थे वो थे फैजल अली। ठीक है, तो आपको फर्स्ट 2, ये 3rd कमीशन था, लेकिन आपको फर्स्ट 2 कमीशंस का भी पता होना चाहिए। वो कौन कौन से थे, वो थे, फर्स्ट था दर कमीशन, जिसको कि जून 98 में बनाया गया था। ठीक है, तो इनके जो जस्टिस SK दर थे वो क्या थे, चेयरमैन। ठीक है, देन दिसंबर 1948 में एक और कमेटी बनाई गई थी, JBP कमेटी। ठीक है, तो ये जो दर कमीशन था इसने ये अपोज किया था ऐसा मूव इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। उन्होंने बोला था कि लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन JBP कमेटी जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल वी और P के साथ क्या थे, पत्तवी सीतारमैया जी इनके मेंबर्स थे। तो इन्होंने इसकी रिपोर्ट को बोलते थे JBP रिपोर्ट, और इन्होंने भी लैंग्वेज के बेसिस पे क्या किया था, रिजेक्ट किया था ये वाला फार्मूला, लेकिन कुछ बेसिस टू सम एक्सटेंट तक इन्होंने क्या किया था, एक्सेप्ट भी किया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बहुत सारी एजिटेशंस, प्रोटेस्ट हो रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो देन 3rd कमीशन कौन सा बना था हमारा, 3rd कमीशन बना था 1953 में फैजल अली कमीशन, और इन्होंने बोला था कि लैंग्वेज के बेसिस पे बना दो स्टेट्स। ठीक है, पर 1 स्टेट और 1 लैंग्वेज के कंसेप्ट को इन्होंने भी क्या किया था, रिजेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन कैटेगरी A, B, C एंड D। ठीक है, इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, कब, 1915 में। तो इस कंटेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो मैं आपको बता देती हूँ इसका जो राइट आंसर है वो C, क्योंकि जो कैटेगरी A स्टेट्स होंगी उनका जो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे वो गवर्नर होंगे। देन कैटेगरी B वालों के राज प्रमुख एंड चीफ कमिश्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी C and D स्टेट्स। अब आपका होमवर्क ये होगा कि आप मुझे बताओगे कैटेगरी A में कौन सी स्टेट्स आती थी, B में कौन सी थी, C में कौन सी थी और D में कौन सी थी। ठीक है, 75, हमें लिस्ट 1 में स्टेट्स दी है और लिस्ट 2 में बोला है कि कब कब इनको स्टेटहुड ग्रांट किया गया। तो सबसे पहले गोवा को हम सभी को पता होता है कि कब दिया गया था, 1987 में। सो इसका जो A के साथ क्या आएगा, 4, A के साथ आएगा 4, A भी नहीं हो सकता और C भी नहीं हो सकता। देन हरियाणा का अगर नहीं पता है रहने दो, मेघालय को भी अभी छोड़ दो, सिक्किम का तो सभी को पता है कि 1976। ठीक है, तो D का आ गया 3 के साथ, तो D 3 है। ठीक है, अब आए हरियाणा और मेघालय में। ठीक है, तो हरियाणा को आपको क्या लगता है, हरियाणा को पहले मिला होगा तो मेघालय को, हरियाणा को पहले मिला है, तो B का क्या आ जाएगा, 1, तो D इज दी राइट आंसर। C का क्या हो गया, 2, मेघालय को मिला था 1972 में। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनियन यानी स्टेटरीज से। ठीक है, तो इनको लर्न कर लेना कि कब कब किस स्टेट को स्टेटहुड ग्रांट किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 76, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमें बोला है कि ये वाले स्टेट्स दिए हैं, तो हमें बोला है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल आर्डर बताओ। ठीक है, कब कब कौन सी स्टेट की फॉर्मेशन हुई। तो हरियाणा का आपने अभी पढ़ा, कब हुई थी, 1966 में। स्टेट एरिया ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था, 1956 में। ये दोनों तो आपको पता चल गए। तो देखते हैं 2 और 3, 2 3 2 3 2 3 2 3, सब में 2 3 है, तो किसी को भी हम इधर निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड, नागालैंड की फॉर्मेशन हुई थी 1963 में और गुजरात की हुई थी 1960 में। तो कैसे आएगा इसका ऑर्डर, 2 देन 4 2 4 1 एंड 3, 2 4 1 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आप तब भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको इनकी फॉर्मेशन से ये वाली डेट्स अगर पता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि हरियाणा की कब हुई है, 1966 में। नागालैंड की कब हुई है, 1963 में। आंध्र प्रदेश सबसे फर्स्ट स्टेट बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो ये कब बनी थी, 1956। देन महाराष्ट्र और गुजरात सेम ईयर में ही बने थे, इकट्ठे बने थे 1960 में। तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा 1 देन 3 1 3 2 4, 1 3 2 4, सी इज द राइट आंसर। वो चैप्टर 6 से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। चैप्टर 6 हमारा कौन सा, सिटीजनशिप लक्ष्मीकांत का। ठीक है, तो सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, पार्ट 2। कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर, 5 to 11। ठीक है, तो अभी हमें पूछा कि अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बेस कैन ए पर्सन बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कैसे कैसे एक पर्सन सिटीजन बन सकता है इंडिया का, बाय बर्थ यस, बाय डिसेंट यस, बाय रजिस्ट्रेशन भी बन सकता है, नेशनलिज्म ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई भी टेरिटरी अगर हमारे इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है तब भी वो उस प्लेस के सिटीजन्स क्या बन सकते हैं, इंडिया के सिटीजन्स, जैसे सिक्किम में हुआ था। ठीक है, तो 4 नहीं है, 4 को हटा दें तो आंसर क्या आ जाएगा। सॉरी मेरे से इधर 4 लिखना हो गया, लेकिन 4 नहीं आएगा इसका, इधर सिर्फ इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 एंड 5। आंसर इज डी। ठीक है, नेशनलिज्म ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। इसको आप अच्छे से पढ़ना कि बाय बर्थ कैसे बन सकते हैं, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ओके, 79, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर, किसके पास पावर है कि वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का जो राइट है उसको रेगुलेट कर सकता है। तो किसके पास है, यूनियन कैबिनेट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो इस राइट आंसर इज बी, पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें हमें क्या दी है, लिस्ट दी है और हमें आर्टिकल्स दिए हैं। हमें मैंने अभी बताया ना आपको 5 to 11 आर्टिकल्स किसके साथ डील करते हैं, सिटीजनशिप के साथ। ठीक है, तो हमें बोला है कि इन आर्टिकल्स को मैच करो और आपको 5 to 11 आर्टिकल्स याद होने चाहिए क्योंकि 6 ही आर्टिकल्स हैं और सिटीजनशिप के रिलेटेड हैं, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, फर्स्टली आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 जो डील करता है वो डील करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सी विद 1, ए नहीं हो सकता, वी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा जो रह गया सी एंड डी। देन आर्टिकल 6 किसके साथ डील करता है, आर्टिकल 6 डील करता है कि राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन, उन पर्सनस की सिटीजनशिप के राइट के बारे में जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट होके कहाँ आए हैं, इंडिया में। ठीक है, तो 3 किसके साथ है, ए के साथ, 3 विद ए, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देन आर्टिकल 7 डील करते हैं कि वो वाले जो इंडिया से माइग्रेट होके पाकिस्तान में गए हैं। ठीक है, 6 किसके साथ है, पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं, और 7 जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं। ठीक है, देन पर्सन जो वॉलेंट्री अगर सिटीजनशिप छोड़ते हैं इंडिया की और फॉरेन स्टेट्स की सिटीजनशिप को अक्वायर करते हैं, तो वो किसके साथ डील करते हैं, वो दैट डील विद आर्टिकल 9। ठीक है, तो 5 विद बी, आंसर इसका हो गया डी। अगर ये आपको क्वेश्चन समझने में नहीं आया तो दोबारा से आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से एक बार वॉच करना। ठीक है, एंड खुद भी आप लक्ष्मीकांत बुक का सिटीजनशिप चैप्टर है उसको अच्छे से रीड करना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी।
क्वेश्चन नंबर 81, अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस कैन ए पर्सन लूज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, कैसे कैसे एक पर्सन लूज कर सकता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, बाय डेप्रीवेशन। तो तीनों के तीनों मेथड से सिटीजनशिप लूज की जा सकती है। तो आंसर क्या होगा इसका डी। अभी रिनंसिएशन क्या होता है कि अगर कोई पर्सन वॉलेंटरी इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है तो वो कैसे छोड़ता है, रिनंसिएशन से। टर्मिनेशन हो गया कि अगर किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप उसने एक्वायर कर ली है तो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो खुद टर्मिनेट हो जाएगी, तो वाई टर्मिनेशन। वाई डेप्रीवेशन होता है कि किसी पर्सन ने कोई हमारी एनिमी कंट्री है वार के टाइम उसकी हेल्प की, जब वाई फ्रॉड उसने सिटीजनशिप एक्वायर की है तो उसका जो सिटीजनशिप लूज होती है वो बाई डेप्रीवेशन होती है। ठीक है, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी क्वेश्चन आगे फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर 9। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल्स में है, आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे बोल रहे हैं कौन कौन सी इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फर्स्ट, टू बिलीव इन सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में फर्स्ट ड्यूटी ऐसी कुछ कोई नहीं है। ठीक है, देन 1 नहीं हो सकता, तो 1 नहीं हो सकता, ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ गया हमारा सी। ठीक है, देन टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट करनी है नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की। यस, टू प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, जो हमारा कंट्री का है कंपोजिट कल्चर, उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। यस, ये भी है। टू हेल्प दी पुअर एंड बिगर सेक्शंस, ऐसा तो हमें मॉरली ये करना चाहिए, लेकिन हमें ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हमारी कि हमें करना ही करना है पुअर एंड बिगर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की हेल्प। ठीक है, तो 5th भी नहीं है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी और 1 भी नहीं है। ठीक है, देन टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट दिस आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, सो अवर एंड टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जूर वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी के हमने क्या करना है, सेफगार्ड। तो आर्टिकल 82 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। 2, 3, 4, 6 एंड 7 क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 5 और 1 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। 83, which of the following has not been enumerated in the Constitution of India as being amongst the fundamental duties। प्रीवियस क्वेश्चन में था कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, लेकिन इसमें पूछा कि कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर, ये हमने देखा कि है। ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू सेफगार्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अब्जूर वायलेंस, आपको लगेगा कि ये तो है, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि टू सेफगार्ड ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन इधर है पब्लिक प्रॉपर्टी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की कोई हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो हमारा ये क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ये इतने जो की वर्ड्स होते हैं इनको पकड़ना होता है। ठीक है, देन टू डेवलप दिस साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ inquiry and reform, yes, this is the fundamental duty. Other, this secure the social order for the promotion of the welfare, ऐसी कोई भी हमारी fundamental duty नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी wrong statement। Then to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers, wildlife, yes, this is also our fundamental duty to protect and improve our natural environment. Then to pay income tax, no, इनकम टैक्स की हमारी कोई ड्यूटी नहीं है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें इनकम टैक्स देना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, तो कौन सी कमेटी थी तब, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो उस कमेटी में ने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, कि इनकम टैक्स भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने ये वाली फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं डाली। ठीक है, तो अभी हमारी जो इनकम टैक्स को पे करने की फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। देन टू कास्ट वोट इन द इलेक्शन, क्या इलेक्शन में वोट करना ही करना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, नहीं, दिस इज द लीगल ड्यूटी। ठीक है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग। तो हमें पूछा होना है हैज़ नॉट बीन इन्यूमरेटेड, नहीं है, तो कौन कौन सी नहीं है, VDFNG, 3 इज द राइट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में ना आपको ये भी लग सकता था, क्या पता ये सही हो, अगर इसको आपने सर्कल नहीं किया हो तो आप क्या कर देते, A
सी और ई, ए सी ऑप्शन नहीं है, लेकिन बी आपको लगेगा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो आप इसको करेक्ट करके आ जाते हैं, लेकिन आपका वो क्या होता है, गलत क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट। हमें पूछा कि करेक्ट कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड ये वाली स्टेटमेंट्स राइट हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू रिट जुरिडिक्शन, नो। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज रिट जुरिडिक्शन के थ्रू इन्फोर्स नहीं की जा सकती, ओनली फंडामेंटल राइट्स ही इन्फोर्स किए जा सकते हैं। तो ये क्या हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट। देन फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इस अडॉप्शन। बोल रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल से ही फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट रही है। नहीं, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या किया गया था, इनकॉर्पोरेट। ठीक है, तो ये दिस इज आल्सो दी रॉन्ग स्टेटमेंट। देन फंडामेंटल ड्यूटीज बिकम ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। देन फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यस, दिस इज आल्सो दी राइट स्टेटमेंट, क्योंकि फॉरेन सिटीजन्स के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इंडियंस के ही सिटीजन्स पर एप्लीकेबल है। तो 3 और 4 हमारे क्या है, राइट स्टेटमेंट। और हमें पूछा भी करेक्ट स्टेटमेंट्स है, तो सी इज नहीं वी इज दी राइट आंसर। ठीक है, 86, फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टेट्स एंड सिटीजनशिप्स। सिटीजन्स और स्टेट्स के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज हम बोल रहे हैं कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड हैं। फर्स्ट, डेवलप साइंटिफिक टाइम पर, यस ये क्या है, राइट। देन दो, प्रमोट कॉमन ब्रदरहुड, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना, ये हमारी क्या है, डीपीएसपी, क्या है, डीपीएसपी। देन मिनिमाइज करना इनइक्वलिटीज इन इनकम में, दिस इज आल्सो डीपीएसपी। ठीक है, टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी डीपीएसपी है। ठीक है, देन टू डिफेंड द कंट्री, ये हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। देन कौन कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, ओनली 1, 2 एंड 6, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको 11 की 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज था उनके बारे में पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, पहले हमारी सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, लेकिन जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको ऐड किया गया था बाद में। ठीक, कब किया गया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, ये भी याद रखना। और कौन सी की थी ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 86, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड आर्टिकल्स 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमारे चैप्टर 10 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन स्टार्ट हुए। ठीक है, तो आर्टिकल 368 से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से, दूसरा कर सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी से, तीसरा कर सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी विद रेक्टिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, कंसेंट होना चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट से। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन्होंने बोला करेक्ट आंसर कौन कौन सा है। ठीक है, तो दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल कैन बी पास्ड एट ए जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द 2 हाउसेस। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल होता है ना, उसको क्या करते हैं, अगर उसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा में क्या होना चाहिए, पास। ठीक है, अगर पास नहीं होता है किसी भी एक हाउस में, देन जॉइंट सेशन उसका कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, किस केस में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के। सो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। देन इट इज ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मीन्स मैंडेटरी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए टू गिव हिज असेंट, साइन करें टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है अंडर आर्टिकल 368। यस, ठीक है, मैंडेटरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेस में पास हो गया आर्टिकल 368 के अंडर, तो प्रेसिडेंट को असेंट देना ही देना होगा। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ओके, देन टू अमेंड 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल में क्या था, हमारी यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ठीक है, अगर इन तीनों लिस्ट को अगर अमेंड करना है तो रेक्टिफिकेशन चाहिए होगी स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर एसेंशियल। तो मैंने आपको बताया है जितने भी फेडरल प्रोविजंस होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल प्रोविजंस मीन्स जिसमें स्टेट भी
इन्वॉल्व होती है, तो उसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स के सिग्नेचर्स भी चाहिए होते हैं। तो 7th शेड्यूल में तो स्टेट लिस्ट भी आती है, तो ये क्या है, राइट स्टेटमेंट। देन ए प्रपोजल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है तो सिर्फ उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मीन्स लोकसभा ओनली, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हम राज्यसभा में भी उसको क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस। सो दिस इज आल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमें पूछिए करेक्ट आंसर कौन कौन सी है करेक्ट, 2 and 3, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 87, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रीट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226। अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट होते हैं तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं किस अंडर, आर्टिकल के अंडर 226, और सुप्रीम कोर्ट किस अंडर के आर्टिकल 332 आर्टिकल 32, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके जो जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट्स की, उस पर अगर रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो वो कैसे पास होना चाहिए, amendment of the constitution passed by 2/3 majority of the members present and voting and majority of the total membership of each house। अभी मुझे बताओ हाई कोर्ट और फंडामेंटल राइट्स, तो स्टेट्स तो इन्वॉल्व है ही कहीं ना कहीं, तो स्टेट्स इन्वॉल्व है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे होगा वो, मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी तो होनी ही होनी चाहिए, मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप की भी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में हाफ ऑफ दी स्टेट्स की रेक्टिफिकेशन भी होना चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें भी इन्होंने यही बोला है, लेकिन उन्होंने बोला 3/4 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हाफ ऑफ द स्टेट्स, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स ऑन विच द पार्लियामेंट हैज टू पावर टू मॉडिफाई प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी के साथ साथ कौन कौन से प्रोविजंस पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। फर्स्टली अल्टरेशन ऑफ नेम्स, बाउंड्रीज एंड एरियाज, ये तो हमने पहले भी पढ़ा कि सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, तो 1 होगा, ठीक है। देन अपॉइंटमेंट्स ऑफ द एडिशनल जजेस, एडिशनल जजेस, अगर जजेस के अपॉइंटमेंट को हमने मॉडिफाई करना है तो इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती, स्पेशल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, तो 2 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो ये नहीं है, ठीक है। देन अवॉल्यूशन ऑफ सेकेंड चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का सेकेंड चैम्बर मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर उसको अवॉलिश करना है तो उसको भी हम सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, तो 1 and 3 दोनों में है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, उसमें अगर हमने कोई अमेंड करना है तो उसको भी हम सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 1, 3 and 4। इसलिए मैंने आपको पहले भी होमवर्क दिया है कि आप बताओगे कि कौन कौन से प्रोविजंस को हम सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको कि हमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे, क्योंकि इसमें आपको ही बेनिफिट है, क्योंकि आपको कभी भी वो प्रोविजंस कभी लाइफ में फिर भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 89, इफ़ एन अमेंडमेंट of the Constitution of India seeks to make any change in certain items, the amendment requires to be ratified by the legislation of not less than 1/2 of the state। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं, कौन कौन से इन तीनों में से जिनमें कि हमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी चाहिए अगर उन प्रोविजंस को हमने अमेंड करना है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट, या स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा इसमें। देन एनी लिस्ट इन द 7 शेड्यूल में जो लिस्ट स्टेट लिस्ट भी आती है, तो इसमें भी क्या होगा, हमें हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए होगी। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भी प्रेसिडेंट पूरे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं, तो स्टेट्स के भी प्रेसिडेंट है, तो इसमें भी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 1, 2, 3 तीनों के तीनों को अगर अमेंड करना है इन प्रोविजंस को, तो हमें क्या चाहिए होती है, स्टेट्स की, हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन विद स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। 90, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिनको की रेटिफिकेशन नहीं चाहिए होती है हाफ ऑफ द स्टेट, डस नॉट, ठीक है। तो एनी लिस्ट, इसमें तो मैंने बोला चाहिए होती है। आर्टिकल 368 में कोई प्रोविजंस है उसमें भी चाहिए। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन कौन होते हैं, किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास, तो इसमें भी चाहिए। देन डी जो है आर्टिकल 161 जो कि डील करता है पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। अभी पार्डन क्षमा करना है किसी
इंसान को गवर्नर के द्वारा, तो उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। तो इसमें क्या, इसको हमें सिंपल में, इसमें हमें रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट्स की नहीं चाहिए होती है। तो डी इज द राइट आंसर। Then 91 the provision of article 368 of the constitution of India deals with, किसके साथ डील करता है? पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको टिक करके आ जाएगा, लेकिन पहले तीनों को भी पढ़ो, ठीक है। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फॉलोड बाय द पार्लियामेंट। जब पावर एंड प्रोसीजर दोनों फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो सी इज द राइट आंसर। सो आर्टिकल 368 किसके साथ डील कर रहा है? पावर एज वेल एज प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 92, अमेंडमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, लेजिस्लेचर है जो स्टेट का, उसकी रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है अगर इन प्रोविजंस को हमने क्या करना है, अमेंड। तो सबसे पहले आर्टिकल 157 लेडी टू द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की अगर क्वालिफिकेशन को चेंज करना है तो इसमें रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। 123 टू द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ऑन द सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में स्टेट्स में लेकिन यूनियन में है, तो इसमें भी स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आर्टिकल 56 रिलेटिंग टू द टर्म्स ऑफ द ऑफिस, मतलब कि प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए रहेंगे, 6 ईयर्स के लिए, इसमें भी नहीं होती है। लेकिन अगर इलेक्शन का जो प्रोसीजर है प्रेसिडेंट का, अगर उसमें अगर चेंज करनी है, अमेंड करना है, तो उसमें हमें क्या चाहिए होती है? स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। तो 92 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आर्टिकल 54 देन 93 बोले कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जजमेंट थी? फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है, आर्टिकल 368। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया, कौन सा केस था? सी केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेस डाउन व्हाट ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट हैज एलैबोरेटली डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे केशवानंद भारती केस में फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर को बताया था, और अभी बाद में सुप्रीम कोर्ट बता रही है कौन सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हर एक अलग अलग जजमेंट्स में। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। देन लॉ कमीशन जो है वो अटॉर्नी जनरल की हेल्प से डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नाइदर सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं है, तो आंसर हमारा क्या है? वी, बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, which of the following are considered as part of the basic structure of the Indian Constitution? इन 4 में से कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यस, ठीक है। देन सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। देन फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। डिवीजन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4, डी इज द राइट आंसर। देन स्टेटमेंट दिए हैं, द पावर ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इंक्लूड द पावर टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सही है, क्योंकि आर्टिकल 368 के अंदर ये नहीं है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दो। तो ये क्या हमारा राइट स्टेटमेंट। देन स्टेटमेंट सेकंड, द राइट टू इक्वलिटी डज नॉट फॉर्म ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वलिटी तो फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। देन हम क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सी इज द राइट आंसर। 97, Supreme Court invalidated a provision of 42nd Amendment Act 1976 which enlarged the scope of Article 368 to amend fundamental right। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू की जो आर्टिकल 368 से हम फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन किस बेसिस पे? ऑन द ग्राउंड दैट अमेंडमेंट अगर एब्रोगेट कर रहा होगा ना बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। देन 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? द पावर ऑफ पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने की, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कौन से आर्टिकल 368 में लेड डाउन की गई थी, लेकिन कौन से
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो अमेंडमेंट की पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, तो ये बोला था बी द कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको भी आप लर्न करना, ये क्या, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 99, इसमें भी स्टेटमेंट्स दी हैं। वाई अमेंडमेंट पार्लियामेंट कैनॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, आर्टिकल 368 से अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट ये नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगी, दिस इज राइट स्टेटमेंट। देन द पावर टू अमेंड डज नॉट इंक्लूड द पावर टू एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी क्या है, क्योंकि क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि पावर नहीं है अमेंड करने की थ्रू पावर टू एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं कर सकते आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। देन ए द राइट आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। देन 100, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रॉम्प्टेड द पार्लियामेंट को प्रॉम्प्ट किया था कौन से केस में टू इनेक्ट करें वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो ये कौन सा केस था, ए गोलकनाथ केस, ठीक है। सो अभी हमारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, हमारी हो गए 2 पार्ट्स में हमने कर दिए 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। एंड नेक्स्ट जो हम 10 वीडियोस में करेंगे 500 MCQs एंड 100 MCQs हो गए हमारे बच्चे, अभी 400 MCQs, अभी आपके पास 8 वीडियोस और आएंगी, ठीक है। तब तक इस वीडियो को देखें एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एंड अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, आप हर चीज़ कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन एस्पिरेंस। सो टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बाय।